एक सही स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन के कितने करीब ले जा सकती है शायद आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा, बट दिस इज द रियलिटी। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद दिन में 12-12 घंटे पढ़ने के बावजूद भी ये फील करते हैं कि आधा मार्क्स, 1 मार्क्स से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। द रियलिटी इज कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्मार्ट नहीं है और कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप स्पीड और एक्यूरेसी के लूप में फंसे हुए हैं और आप अपने सिलेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे इंग्लिश आपके लिए एक बहुत बड़ा बून बन सकता है। सो लेट्स टॉक ऑफ हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन आईबीपीएस पीओ इंग्लिश सेक्शन। आपके पास देखो 30 क्वेश्चन है और आपके पास 20 मिनट है और आपको अपना प्री निकालना है। एक चीज होती है ना कि प्री में अगर मैं कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कर लूं कि मेरा प्री निकल जाएगा तो फिर मेंस की तरफ मैं बढ़ सकता हूं। सो पहला प्रॉब्लम ही बच्चे का यही होता है। मैक्सिमम बच्चों के साथ मैंने ये देखा है कि वो प्री ही नहीं निकाल पा रहे होते। 1 नंबर, आधा नंबर, पॉइंट मार्क्स से कुछ ना कुछ होकर के उनका प्री निकालना बंद हो जाता है। फिर मैक्सिमम बच्चों को कॉन्फिडेंस इसी चीज में आ जाता है कि प्री निकल गया है तो मैं मेंस भी निकाल दूंगा। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर आप वो कर लोगे तो फिर तो आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो योर English section goals must be very clear. आप क्या कर रहे हो, what you actually doing, right? आपको उसके पहले थोड़ा सा थॉटफुल होना पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले आपको एकदम क्लियर थॉट रखनी पड़ेगी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं और कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकता हूं, राइट? सो व्हाट यू नीड टू रिफ्लेक्ट इज नंबर 1, व्हाट इज योर टारगेट स्कोर फॉर इंग्लिश सेक्शन। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स आप लेकर के चल रहे हैं कि ओवरऑल में मुझे इतना मार्क्स चाहिए और इस मार्क्स के लिए मैं ये एफर्ट्स डालने वाला हूं या डालने वाली हूं। Second, do you usually run out of time or finish early with your low accuracy? क्योंकि मैंने ये मैक्सिमम बच्चों के साथ देखा है, दैट्स द प्रॉब्लम। उनको लगता है ज्यादा क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्वेश्चन कर लें और वो ज्यादा क्वेश्चन करने की वजह से अपनी एक्यूरेसी को वो लो कर देते। बहुत ऑब्वियस सी चीज है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, आप क्वांटिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो क्वालिटी हमेशा आपकी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी। सो मेक श्योर यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि आपने क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर रखना है। ठीक है, आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन तो फिनिश कर दिए बट आपकी एक्यूरेसी ही नहीं बन रही है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, वो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया है और ये मेरे से इतना भी गड़बड़ नहीं होगा। देन कीप दीज इन माइंड एज वी एक्सप्लोर द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। आज की इस वीडियो सेशन में जिस स्ट्रैटेजी को मैं आप लोगों को बताने वाली हूं वो स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप अपने किसी भी सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली इंग्लिश को। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। सबसे पहली चीज, आपने 20 मिनट का एग्जीक्यूशन कैसे करना है। आपके पास कितने फेजेस है? 3 फेजेस है। आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? 1। तो आपको उसी में स्कोर मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहला है आपका फेज 1। आपके टाइमिंग्स की बात बता रही हूँ। 20 मिनट्स को आप कैसे सेग्रीगेट करोगे। आप मॉक दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, ठीक है ना, तो भी आप मॉक दो। अगर आप एक एवरेज लेवल पर हो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके बैठे हो, आप मॉक दो। अगर आप बहुत अच्छे से पूरी तगड़ी वाली प्रिपरेशन करके बैठे हो और आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, मॉक दो। मॉक इज द की थिंग। अगर आप मॉक देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो, और जब आपको ये पता होता है कि ये क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसके लिए आप फॉर श्योर हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो आप अपने टाइमिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 बहुत क्लियर है, आपने मॉक उठाया या फिर आपने जो भी स्पीड टेस्ट उठाना था उठाया, आपने फटाफट आपने एक बार स्किम किया कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका हाई स्पीड स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है ना? हो सकता है विकैबुलरी के क्वेश्चन आप जल्दी कर लेते हो सकता है एरर के क्वेश्चन आप जल्दी कर लेते हो, या हो सकता है आप रीडिंग के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो। तो जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है आप उसको अच्छे से करो। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि वो इतनी प्रैक्टिस में आ जाते हैं लाइक ग्रामर के रूल्स पढ़ते पढ़ते कि उनसे एरर डिटेक्शन हो जाते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी होती है कि उनसे रीडिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जो भी आपसे हो पा रहा है, आप स्टार्टिंग के 1 से 7 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस करिए जो आपसे जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। फेज 2 में यू नीड टू बी वेरी फोकस ऑन दिस कि आप कॉन्टेक्सचुअल टॉपिक्स पे जाओगे। मतलब जो आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा रीडिंग में टाइम लगता है एंड यू फील कि आप इसको विद टाइम कर लोगे। ठीक, वो
जो आपका फेज 2 होगा वो 7 से 13 मिनट का होगा। और फिर आता है आपका फेज 3 जो कि आपका 13 से 20 मिनट का होता है, जिसमें आपने पूरी रीडिंग्स, आपने पूरे लॉजिक्स अप्लाई करने हैं, और ये 13 से 20 मिनट आपके बहुत क्रूशियल होते हैं। मैं जनरली बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि ये जो 7 से 13 टाइम है आपका, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ जो 13 से 20 वाला टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जब आप रीड कर रहे हो, सपोज अगर आपने कोई क्वेश्चन रीड किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आप क्वेश्चन में कीवर्ड निकाल के गए और वो कीवर्ड आपने पैसेज में सर्च किया, पैसेज में जहां पर भी कीवर्ड आ रहा है यू लुक फॉर द आंसर। कई बार क्वेश्चंस इनडायरेक्ट दिए गए होते हैं, अगर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज से अपना की अंडरस्टैंडिंग निकाला, आपने पॉइंट जॉट डाउन किए, आपको थीम समझ में आ गया, और फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, लेकिन अब आप ऑप्शन से एलिमिनेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर रहे हो। सेम जब आपके फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्लोजर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ओड वन आउट से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। आप हमेशा देखना टोन आपकी काफी मदद करते हैं, है ना, आपकी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग, की नाउन है कि आपका एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, उसके एलिमिनेशन आपको काफी हेल्प करते हैं। और इन सब चीजों में आपने प्रायोरिटाइज करना है स्पीड फर्स्ट देन एक्यूरेसी। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये आपका अटेम्प्ट है जिसमें आप अपने स्पीड को फोकस करके चल रहे हो कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस के टाइम पर होगे तो कोशिश करना आप टाइमर लगा करके करो कि देखो तो कितना जल्दी मैं कर लेता हूं इस क्वेश्चन को, राइट। सो इन फेजेस में आपने फोकस रहना है अपनी स्पीड के ऊपर, राइट। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगी कि फेज 1 आपका हाई स्पीड स्कोरिंग किस सेंस में जाएगा। देखो आपके पास कितना टाइम है, 1 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक। तो आप रैपिड फायर क्वेश्चंस टाइप चीजों को करो, जैसे होता नहीं एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर जैसे वाला। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो रीडिंग सेक्शंस पहले करने लगते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एरर स्पॉटिंग करो, ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, टेंस से रिलेटेड हो। मतलब आप अगर अपने बैंकिंग एग्जाम में देखोगे तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स सबसे ज्यादा आते हैं, या फिर दूसरे टाइप के एरर्स जो आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं वो टेंस से रिलेटेड होते हैं, या फिर आप इट्स का डिफरेंस देखोगे, देयर का डिफरेंस देखोगे, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। नाउन का पॉजेसिव केस बहुत बार पूछ लिया जाता है, राइट। तो इस तरह के एरर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आप अपनी टोन अप्लाई करके आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाए। फिर आता है मैच द कॉलम, जिसमें अगेन आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल अप्रोच लग रहा होता है, तो आप ग्रामर मैच करो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उसको करने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू डू इट इजीली। अब इनको करने के लिए अगर आप रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो वो आपको काफी हेल्प करेंगी। फिर आता है आपका वर्ड स्वैप, तो आप ऑड वर्ड्स देखो, चेक करो कि स्वैपिंग आपका सेंटेंस का जो लॉजिक है वो क्लैरिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो फिर आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लोगे। एंड मेक श्योर बेटा ये इजी होते हैं, जो भी बच्चा रीडिंग हैबिट में है वो बहुत ही इजीली कर सकता है। सो यहाँ पे टिप मैं आपको बस इतना ही दूंगी कि पैसेज रीडिंग, ठीक है ना, आपको काफी हेल्प करेगी आंसर्स रैपिडली देने में। तो इसको करने के लिए कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में हो। तो मॉक टेस्ट लेकर के बैठे हो, सबसे पहले आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, फिलर के क्वेश्चंस, मैचिंग के क्वेश्चंस और वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। देन आपका सेकंड फेज आता है आपके कॉन्टेक्सचुअल टॉपिक का, जिसके लिए आपके पास 7 से 13 मिनट है। यहाँ पर आप रीडिंग सेक्शन का कोई भी पार्ट ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस लेना। क्लोज टेस्ट में क्या करोगे, आप फटाफट पैराग्राफ को स्किम करोगे कि उसका थीम क्या है, किस चीज के बारे में वो दिया गया, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, नरेटिव टोन है, किस तरह की टोन है। फिर आप ऑप्शंस देखिए और ऑप्शन से एलिमिनेशन करने की कोशिश करिए बहुत ही सिस्टमेटिकली। आप देखेंगे कि आपको पैसे समझ में भी आ रहा है, और आप टोन से, जैसे मान लो एक सेंटेंस है उसका टोन पॉजिटिव है तो वहां पे आने वाला वर्ड भी पॉजिटिव होगा, सेंटेंस की टोन नेगेटिव है तो आने वाला वर्ड भी कैसा होगा, नेगेटिव, तो आप उससे एलिमिनेशन कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो मेक श्योर कि आप फोकस करें वो अंडरलाइन पार्ट्स जो कि आपके कोर ग्रामर से रिलेटेड है। अब अगेन वर्ब, टेंसेस, प्रेपोजिशन, है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में वही इट्स देयर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और नाउन के पॉजेसिव केसेस को मैक्सिमम पढ़ करके जाइएगा, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपने जो चीज फोकस करनी है वो ये है कि आपने मॉडरेट रीडिंग की रिकॉर्ड होती है, बहुत कोर रीडिंग नहीं करनी होती है। आराम आराम से रीड करो, ठीक है ना, फंसना नहीं है आपको एक सिंगल क्वेश्चन में। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फेज 3 विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 13 से लेकर के 20 मिनट के टाइमिंग वाला है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी एकदम कोर रीडिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको जाना है। तो यहाँ पर या तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो या तो आप पैराजम्बल्स कर सकते हो, उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आरसी के लिए आपने क्वेश्चंस पढ़ने,
कीवर्ड्स नोट करने। जनरली आप यही करते हो, वैसे अब मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्टिल क्वेश्चंस लेंथी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट होते हैं, तो उनमें कीवर्ड अंडरलाइन करिए, वोकैबुलरी को पहले प्रायोरिटाइज करिए। अगर आपको लग रहा है सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें फुल रीडिंग की आपको जरूरत नहीं है। खाली अगर आप उस सेंटेंस को भी पढ़ लेंगे ना जहां पर वो वर्ड आ रहा है, तो भी आप इजीली एलिमिनेट करके ऑप्शंस को, क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो फुल रीडिंग की कंप्लीट जरूरत नहीं है आपको, आप स्किम कर लीजिए पैसेज को फटाफट, आगे की लाइन पीछे की लाइन पढ़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। पैराजंबल में आपने ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको पता है कि कोई भी कनेक्टर आपका ना सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है ना सेंटेंस को एंड कर सकता है, राइट। अब आप देखिए पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो इवेंट का सिंक्रोनाइजेशन अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो आपके लिए इजी हो जाता है क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट यूजुअली आपके फर्स्ट सेंटेंस बनते हैं, और आप मैंडेटरी पेयर्स जरूर ढूंढ लीजिए, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। इसमें आपका प्रोनाउन आपको हेल्प कर सकता है ना, आपके कंजंक्शंस जो पेयरिंग कंजंक्शंस होते हैं, जैसे नॉट ओनली पहले आएगा बट ऑल्सो बाद में आएगा, इस तरह के पेयर्स भी आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो आप खाली फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ये आपके मॉक में आपको करना है, राइट। आपकी एक्यूरेसी के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से एक्यूरेसी के रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है? सबसे पहली चीज, द 30 सेकेंड रूल्स। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी क्वेश्चन पर 30 सेकेंड से ज्यादा अटक रहे हैं, तो इमीडिएटली आपने क्या करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है और मूव कर जाना है। दूसरा, जीरो ब्लाइंड गेसिंग। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है, अच्छा हल्का सा भी लग रहा है, फीलिंग आ रही है, गुड, नहीं फीलिंग नहीं आ रही है, कट। तो वो फीलिंग मत आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि फीलिंग से काफी सारे क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना। अटेम्प्ट करिए कम क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चंस करिए आप एकदम सही करिए, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और एक्यूरेसी क्रिटिकल है आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में, मेक श्योर। तो आप अननेसेसरीली बहुत केयरलेस होकर के कोई भी गेसिंग करेंगे तो आपके नंबर जा सकते हैं। एक एक नंबर आपका बहुत कीमती है। एक क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं उसके लिए, क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपके मार्क्स जा रहे हैं। तो माइनस मार्किंग नहीं लानी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन वो रोक सकती है, ठीक है। तो आप 30 सेकेंड रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? मेक श्योर आपने प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट टिप्स को पहले से ही अप्लाई करना है। अब ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल में तो लेकर के जाओगे नहीं घड़ी, तो जब मॉक टेस्ट आप देते हो तो कोशिश करो कि वॉच और टाइमर को ट्रैक करते रहो। जैसे मॉक दे रहे हो, सामने लगा हुआ वेल एंड गुड, कोई क्विज दे रहे हो तो अपना स्टॉप वॉच लेकर के बैठो, राइट। तो अब वॉच और टाइमर लेकर के बैठिए कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को इमीडिएटली मार्क करिए कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। और जब आप मॉक्स में वो क्वेश्चंस करिए तो मार्क फॉर रिव्यू और लेटर फेजेस के लिए, मतलब जो लास्ट फेज है ना उसमें रीड करने के लिए उसको छोड़ दीजिए। थोड़ा सा काम रहिए, फोकस रहिए। बहुत ज्यादा अगर ओवरथिंक करेंगे, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो घबराएंगे आप। तो बहुत ओवरथिंक नहीं करना है आपको, और जल्दबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग भी करवा सकती है। अगर आपको 30 सेकेंड से ज्यादा लग रहे हैं किसी क्वेश्चंस में, तो आप आगे बढ़ जाइए बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, राइट। नाउ इफ यू हैव टू गो फॉर ऑप्टिमल अटेम्प्ट ऑर्डर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट ऑर्डर बाय फेज कैसे होने चाहिए उसको देख लीजिए। आपका फेज 1 में 1 से 7 मिनट आपको मिलेगा, आप स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम या वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया। फेज 2 में आपके पास 7 से 13 मिनट है, आप क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो थोड़े से लेंदी आपको लग रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस करें। फेज 3 में आप 13 से 20 मिनट के आसपास वोकैबुलरी, जो आरसी बेस्ड क्वेश्चंस वोकैबुलरी हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप पैराजंबल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो अपने मेन क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड स्कोरिंग के लिए अगर आप एग्जांपल देखना चाहें फेज 1 में, तो बहुत इजी है। जैसे देखो रैपिड रिकग्निशन एक्शन कैसा होता है, जैसे एरर स्पॉटिंग की बात कर लेते हैं। द टीम ऑफ प्लेयर्स, अब यहाँ पर आपको कैसे गेस नहीं करना, आपको ये आना चाहिए। एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन का रूल है, प्लेयर की बात नहीं हो रही है, प्लेयर की टीम की बात हो रही है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा इज। नेक्स्ट गो फिल इन द ब्लैंक्स। शी वाज डैश बाय द सडन न्यूज, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ डिलाइटेड, शॉक्ड, इन्फॉर्म्ड और रिमाइंडेड। तो आप एलिमिनेट कैसे करेंगे कि आपका बेस्ट फिट कौन सा आ रहा है, सेंटेंस की टोन कैसी है। सडन न्यूज आई तो इंसान धक्के में हो जाता है ना, तो खुश नहीं होगा वो, शॉक्ड ही होगा ना, इन्फॉर्म्ड होगा ना, रिमाइंडेड होगा। तो ये टोन से आपने एलिमिनेट किया। दिस इज जस्ट अ गेस वर्क, जो कि पॉजिटिव गेस वर्क है आपका, और रैपिड रिकग्निशन कर रहे हो आप। फिर आपने डिसीजन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपको स्पॉट करने के लिए मिल जाता है आंसर इन 20 सेकेंड्स, मार्क एंड मूव।
अगर नहीं मिलता है तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि भाई 30 सेकेंड से ज्यादा यू कैन नॉट गिव ऑन एनीथिंग। इसके अलावा देखो बहुत जरूरी होता है, एग्जाम हर बच्चा दे लेता है, पढ़ हर बच्चा लेता है, लेकिन स्ट्रेस और टाइम प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना काम रहोगे आप, वो आपको काफी हेल्प करेगा, और काम आप तभी रह पाओगे जब आपने एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे। तो मेक श्योर कि जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो आप दो, और मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस करो, स्पीड के ऊपर नहीं। लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस में हो, क्विजेस कर रहे हो, तो ये जरूर चेक करते रहो एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस टाइम मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे बिल्ड करने में आपकी इंस्टिंक्ट्स को, कि कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो जब आप हैबिट में होगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये मेरे काम का नहीं है, मतलब ये मेरे को नंबर नहीं दिला सकता, ये मेरे को नंबर दिला सकता है, वो आपको पता चल जाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इट्स ओके टू लीव सम क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बाप रे मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मैं बर्बाद हो गया, तब आओ, क्या आपका क्वेश्चन छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट माइनस मार्किंग लाने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो, राइट। नाउ काम रहो, फोकस्ड रहो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, गेस वर्क मत करो। जितना गेस वर्क करोगे उतना ही आप प्रॉब्लम फेस करोगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप इन बातों का ध्यान दोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इवन कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने आपको ऐसे भी बताई हैं जो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प कर सकती है, बट इंग्लिश के लिए इसको जरूर अप्लाई करके देखना, एंड दिस विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। बट मेक श्योर बेटा कि स्मार्ट वर्क हमेशा बीट करता है हार्ड वर्क को। तो अगर आपके पास समय की कमी है तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए। ये कि मैं कैसे वहां पर लॉजिक अप्लाई करूं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, कौन सा करना है, और कैसे मैं किसी क्वेश्चन को जल्दी कर सकता हूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट मेक श्योर कि कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।